सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो सबसे ज्यादा यहाँ के बड़े पॉलिटिकल फिगर को लोग जानते हैं। हम पाकिस्तान की बात करें, भारत की बात करें या श्रीलंका कहीं। लेकिन अगर पत्रकारों की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, तो एक चेहरा ऐसा है जिसे दर्शकों यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं, आप यूट्यूब पर जाएं, अगर आप व्यूज की बात करें तो पाकिस्तान का चेहरा है। आरजू काजमी नाम है और हर एक की आरजू है कि एक बार तो कम से कम आरजू को सुन लिया जाए, क्योंकि आरजू एक सेलेक्टिव नॉलेज के दायरे से नहीं आती, उन्होंने पूरी दुनिया को खंगाला है। और जब जवाब देती है तो हम अपने ओठों पे जिप लगा लेते हैं कि केवल आरजू को सुनना है। आरजू, बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़ी। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए जनतंत्र टीवी के साथ। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आरजू, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपने हमसे बात करना मंजूर किया, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। 1947 को गए हुए अभी बहुत बड़ा वक्त नहीं हुआ, 100 साल भी नहीं हुए हैं। इस बीच में उधर और इधर, यानी भारत और पाकिस्तान में आप कोई सोच का, जीने का, रहन सहन का कोई बदलाव देखती है क्या? नहीं, मुझे कुछ खास बदलाव नहीं लगता। यहाँ तक कि अगर आप जो शादी के फंक्शंस होते हैं, अगर आप कभी हम्म। पाकिस्तान आए और उसमें जाएं तो आपको ऐसा हम्म। ही लगेगा जैसे आप इंडिया में किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं। उसी तरह से हम्म। सारी जो रस्में हैं वो भी वही हैं, और हल्दी की हाँ। और बाकी सब उसी ऑलमोस्ट वही हो रहा होता है। यहाँ तक कि आजकल तो आपकी एक फिल्म की बड़ी धूम है धुरिंदर की, उसके सॉन्ग्स जो है वो हमारी यहाँ शादियों में चलाए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि कुछ भी उस तरह से नहीं बदला हुआ है, दिखाई देता है जैसा कि कहा जाता है। उसकी रीजन यही है कि सोशल मीडिया के जरिए अब पता लग गया है कि लोग कहाँ पे कैसे रहते हैं। और हमारे यहाँ तो लोग, आपको पता है कि जाहिर है कि पार्टीशन से पहले एक ही मुल्क था, तो रहन सहन और कई चीजें बिल्कुल एक ही जैसी हैं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं यहाँ पर कि चाउमीन के लिए वहां भी लोग दौड़ के भाग के खाते हैं, चाट पकौड़ी के लिए वैसे ही भीड़ दौड़ती है जैसे यहाँ दौड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, हल्के से शुरुआत की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं पाकिस्तान के बहुत मिनिस्टर्स को सुन रहा था। अभी मैंने ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुना। उन्होंने एक जर्नलिस्ट हैं आपके यहाँ के बहुत फेमस, हामिद मीर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनके साथ उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे ही उठा लेना चाहिए जैसे पाकिस्तान अमेरिका ने निकोलस मादुरो को वेनेजुएला से उठा लिया। आपका एनालिसिस क्या है इन सारी चीजों और इन बयानों को लेकर? देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो काफी फेमस हैं अपने स्टेटमेंट्स की वजह से ही। क्योंकि कई साल अगर उनके पुरानी वीडियोस भी आप निकाल के देखें तो उस वक्त भी जिस तरह का बड़ा बोल्ड किस्म का उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया था, और वो भी असेंबली में खड़े होकर, तो अब वो बेचारे जो है अब उन्हें एकदम से यू टर्न मारना पड़ गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा कि उन्होंने कह दिया कि जी 30 इयर्स हम लोग मिलिटेंट्स को पालते रहे, या हमने गलती की डॉलर्स के लिए। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, और उसके बाद जो है जब उन्हें होश आता है कि उन्होंने क्या कह दिया है, और उसके बाद उनकी कुर्सी जा सकती है एज अ डिफेंस मिनिस्टर, उनको कुछ कहा जा सकता है, तो उसी वक्त वो किसी और तरफ निकल जाते हैं और कोई और ऐसी स्टेटमेंट वो देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो नेतन्याहू के बारे में कहा, तो डेफिनेटली नेतन्याहू साहब जो है वो आजकल लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, और उसका बहुत ऑब्वियस रीजन है जिस तरह से गजा हम्म। में मारकाट हुई है। अब हम्म। चाहे जितना मर्जी आप 7 अक्टूबर के बारे में बात करें, लेकिन उसके रिजल्ट में वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ। तो इसलिए नेतन्याहू तो खैर पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ कई लोगों को ये भी खतरा हो गया है कि अगर ट्रम्प का मूड बन गया तो फिर कई कंट्रीज से कई लोगों को उठाया जा सकता है, खासतौर पे ऑयल वगैरह के पीछे। तो सब लोग थोड़ा डरे सहमे ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा सा ऑयल मेरी भी गाड़ी में है, कहीं उसके लिए ट्रम्प मुझे ना उठा ले। खैर, आपकी गाड़ी में होगा। लेकिन आपने फिलिस्तीन की बात की, आरजू, आपने गजा की बात की। अ, लोग ये कहते हैं कि फिलिस्तीन से अगर पाकिस्तान को हमदर्दी है, बच्चे वहां भूखे मरे, बुरी हालत हो गई, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान को फोर्स भेजने के लिए तैयार है और उसके लिए शायद $100, $1000 की कुछ बात भी कर रहा है।
है। हर सैनिक के हिसाब से? देखिए, बिल्कुल यहीं पर जाकर तो हम बार-बार हम लोग यहाँ से कहते हैं कि ये डबल पॉलिसी जो है वो हमें हमेशा नुकसान पहुँचाती रही है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो डबल पॉलिसी से निकल ही नहीं पा रहे। जैसे अफ़गानिस्तान के साथ किया था कि 20 साल वहाँ पर अमेरिका का साथ दिया और वहाँ पर सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा बने और उसके बाद अमेरिका तो चला गया और हम यहीं रह गए, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपनी कंट्री उठा के कहाँ ले जाते और अब अफ़गानिस्तान को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने किस तरह से अमेरिका का साथ दिया था। इस वक्त भी जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 ग्रुप जो है वो बन चुके हैं लोगों में। कुछ चाहते हैं कि गजा में जो है ट्रूप्स भेजे जाएं, कुछ बिल्कुल इसके खिलाफ है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप जाते हैं और आप हमास को जो से हथियार लेते हैं या हमास के खिलाफ अगर खड़े होते हैं, और जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो इन्हें करना पड़ेगा, तो बाद में आप बताइए कि हमास से हमें कौन बचाएगा। यहाँ पर अगर ईरान के ऊपर अगर अमेरिका जाता है और अगर ये ईरान को छोड़कर और ये खड़े हो जाते हैं अमेरिका के साथ, जो उनकी मजबूरी है आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट तारीफें कर रहे हैं, तो फिर बाद में अमेरिका का काम जब हो जाएगा वो तो निकल जाएगा, फिर उसके बाद ईरान जो है वो वही करेगा जो अफगानिस्तान हमारे साथ कर रहे हैं। तो इनको वो जैसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान इनको देखना होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं, ना तो वो खुद यहाँ पे रहने वाले हैं, ना उनकी फैमिलीज यहाँ पे रहने वाली हैं, तो वो कोई भी तरह का फैसला ले लेते हैं, बाद में आम लोग जो हैं वो भुगतते रहे जो कुछ हो रहा है, चाहे वहां से ईरान अटैक करे, चाहे अफगानिस्तान करे, चाहे हमास कुछ करे। तो यही चीज इस वक्त भी चल रही है कि ये जो सौदेबाजी हो रही है, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये क्या किराए पे दे रहे हैं आप अपने फौजियों को, कि क्या कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत अजीब सी बात होती है। हमें हरगिज उन फोर्सेस से या उन फौजियों से कोई शिकायत नहीं है जो बेचारे अपनी जानें देते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। हम लोग जो वाकई, क्रिटिसाइज करते हैं वो टॉप के वाकई। जो जनरल्स हैं जो के पावर में रहते हैं और जो के जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के, हमें तरानों पे लगाकर और खुद खजानों पे लग जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो वाकई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन बेचारों के हाथ में पावर नहीं है। जब उन्हें कहा जाएगा, जहां जाने को कहा जाएगा वो चले भी जाएंगे, अपनी जानें भी देंगे, हम्म, और हम्म। उसके बाद मजीद दुश्मनियां जो हैं वो हम पैदा करते जा रहे हैं। नहीं, वाकई वो भी किसी के परिवार के बच्चे ही होंगे। अगर उनकी हम्म, जिम्मेदारी ये है कि उनको बंदूक हाथ में लेकर खड़े रहना है, तो शायद उनको वो एलीट क्लास नहीं मिलेगी जहां पर उनको सिक्योरिटी मिलेगी, या फिर बंकर मिल जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन आरजू, आपका एनालिसिस क्या है? अगर गाजा को लेकर पाकिस्तान इतना आगे बढ़ गया है कि इजराइल के इस ऑफर पर वो वहां फोर्सेस तैनात कर रहा है, बीच में ट्रंप भी है, कितना पैसा मिल सकता है? कोई एनालिसिस किया है आपने? पाकिस्तान कितने पैसे की उम्मीद कर रहा है? नहीं, ये तो मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त ये ट्रम्प को ना नहीं कर सकते। अगर बात हम्म, सिर्फ नेतन्याहू की होती या इसराइल की होती, तब तो ये बहुत खड़े हो गए होते मुकाबले में कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट तक पे लिखा हुआ है कि हम सारी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन हम इजराइल इसराइल में। नहीं जा सकते। जो कि हम्म, बहुत अजीब सी बात है। यानी भारत जिसके साथ कई बार हमारी वॉर हो चुकी है, हम भारत जा सकते हैं उस पासपोर्ट पे, लेकिन इसराइल जिसने एक बार भी हमारा जिसके साथ डायरेक्टली कोई किस्म का क्लैश नहीं हुआ है, वहां नहीं जा सकते। तो ऐसे में जाहिर अगर अगर अमेरिका ने कह दिया या ट्रंप ने कह दिया, क्योंकि आपको पता है देयर इज नो फ्री लंच जो कहा जाता है, जो ये बुला बुला के लंच हम्म, करवाए जा रहे हैं, तो हम्म, यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। और आपने देखा है कि ना कोई वीडियो आती है, ना कोई स्टेटमेंट आती है, ना कोई फोटो आती है, ना ही कोई डिटेल्स आती है कि क्या बात की गई है, किसी को नहीं पता। तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है, और ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की पूरी तरीके से तैयारी में। लेकिन पाकिस्तान की भी जाहिर है कि मजबूरी है ये, जब अगर अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, अपने हर तरफ के बॉर्डर के साथ ये टेंशन बना के रखेंगे, तो फिर ये इसी तरीके से इस्तेमाल होते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में पावर होती है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये तो यहाँ से निकल जाएंगे। कोई आर्मी चीफ आप बता सकते हैं पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में रहा हो, या कोई और पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई हो, नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले जाते हैं, जरदारी साहब दुबई निकल जाते हैं, एक इमरान खान ही है हम्म। जो अभी तक कहीं जाने पे तैयार नहीं हुए, वरना तो ये लोग यहाँ पर होते ही नहीं है, तो इनको क्या फायदा। ये यहाँ पे सिर्फ दफन होने आते हैं, ये मर के सिर्फ यहाँ दफन होने आते हैं, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ आए। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि हालात यही है। नहीं, आपने सही कहा, और आपने ये बात भी बहुत सही की कि पाकिस्तान के पास ना करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल पाकिस्तान के पड़ोस में ही बैठा है। पीएम मोदी ने ट्रंप की कॉल नहीं उठाई और पलट के कॉल नहीं किया, तो आज 500% टैरिफ की बात हो रही
ये पाकिस्तान किन हालात में जाता अगर इसी टैरिफ की बात होती। लेकिन दर्शकों और जो भी आरजू काजमी को इस वक्त सुन रहे हैं, आप यकीन मानिए आरजू कई बार मेरे को मजाक मजाक में कहती है कि जवाब जब देती है कि पहले तो आपने घबराना नहीं है, और मैं घबरा रहा होता हूँ क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज आरजू जी के पास है। मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ और उनके जरिए हम चीजों को समझते हैं। तो इसी पर आ जाते हैं आरजू, पहले तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान के बारे में ही आपसे पूछ लेते हैं। मुझे बताइए, मैं तो कई सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, हो सकता है डॉक्टर हो सकता है एआई हो, इमरान खान जिंदा है, मर गए हैं, कैसे हैं? बहनें तो बहुत प्रोटेस्ट कर रही। देखिए, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान जिंदा है, और उनकी बहनों ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। उनकी एक बहन जो है वो मिलकर भी आई है इमरान खान से, और कहा यह जा रहा है कि जब भी इमरान खान से कोई मिलने जाता है, चाहे उनकी कोई सी भी सिस्टर जाए, तो वहां पर, हालांकि इमरान खान साहब जानते हैं कि हर तरफ कैमरास लगे होंगे, उनको रिकॉर्डिंग की जा रही होगी, ऐसे ही तो नहीं बात करने दी जाएगी। इसके बावजूद सुना है कि वो काफी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, और शायद वो ऐसा जानबूझ के करते हैं ताकि ये लोग सुन लें कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इमरान खान इनको समझे जैसे वो कहते हैं ना, क्या गले में वो कांटा या हड्डी, फिर क्या, गले में वो हड्डी। हाँ, वो फंस गए और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान से छुटकारा कैसे पाए। इसलिए कि ना तो इमरान खान कहीं बाहर जाने को तैयार है, ना किसी डील करने को तैयार है। तो इसलिए इमरान खान इस वक्त इनके लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। हालांकि है वो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की ही पैदावार, ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई पब्लिक ले आई थी। जाहिर है उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और जब खान साहब को लाया गया, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर आपने देखा ये जिस वक्त कभी प्राइम मिनिस्टर ये सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और उसके बाद वो कोई फैसले करने लगे, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी लटका दिया जाता है, या बात है। बेनजीर भुट्टो की तरह मार दिया जाता है, या इमरान खान की तरह या नवाज शरीफ साहब की तरह जेल में डाला जाता है। तो यही सब कुछ हो रहा है, कुछ नया नहीं है। 80 इयर्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला अनफॉर्चुनेटली, सिवाय इसके कि आरजू, पब्लिक में अवेयरनेस आ गई, पब्लिक बोलने लगी है, बस ये एक छोटा सा चेंज आया है जिससे कि हमें थोड़ी उम्मीद हो चली है। नहीं आप सही बात कह रही हैं, पाकिस्तान की पब्लिक अपनी बात रखती है और मैं सुनता भी हूं। क्या ये पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक वार्निंग साइन है कि अब उसे अपनी हदों में रहना होगा, पब्लिक पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, कहीं की हो? ये बिकॉज ऑफ मेरे, मैं तो सोशल मीडिया की तारीफ करूंगा, सोशल मीडिया आने के बाद बहुत चीजें खुली है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। और यकीनन मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को एक बार पीएम मोदी का भी जो है शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, इसलिए कि हमारा सोशल मीडिया तो पिछले 3 साल से बंद था। और जैसे ही आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये कि सोशल मीडिया ओपन कर दिया, और उसके साथ ही अपने पसंद के लोग बिठा दिए कि जाओ और जाकर सोशल मीडिया पर जो है ना, वो कीबोर्ड वॉरियर जो कहलाते हैं कि वो लड़ो जाकर। उनमें से कई को वैसे मेडल भी मिल गए। तो उसके बाद उसी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है, और उसका इस्तेमाल सोशल मीडिया का इमरान खान की पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, जो आज तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जो है पाकिस्तान में उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना उस तरह से नहीं आया जैसा इमरान खान साहब ने किया है। तो उनको जेल में जाने के बाद भी अगर आज इमरान खान लोगों को याद है, तो वो शायद सोशल मीडिया की वजह से ही है, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उसको किसी पॉजिटिव उसमें भी ले जाया जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लोगों में जो सोच में चेंज आया है, लोग जो बात करने लगे हैं, अब लोग डर नहीं रहे। पहले मैं कल ही बल्कि एक ट्वीट में देख रही थी, किसी ने लिखा था कि पहले कुछ साल पहले तक अगर आईएसपीआर की तरफ से एक लाइन अगर आ जाती थी सोशल मीडिया पर तो लोग डर जाते थे। कहते हैं अब ये 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं और लोग उठकर कहते हैं छोड़ो जाने तो, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, तो लोग उठ के चले जाते हैं। तो अब ये हालात हो गए कि वो 3 घंटे जो है ना अपनी स्पीचेस देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लोगों को कायल नहीं कर पा रहे। आजू एक बात बहुत अच्छी मैं यहाँ पर आपके सामने, आप जब ओपन होकर बात करती है तो बड़ा मजा आता है। और जो भी लोग पाकिस्तान में हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आते हैं, वो भी जो हार्ड लाइनर्स कि हमने कलमा पढ़ा है, हमारे पास कलमे की ताकत है, हमारे पास जज्बा है। आपको यकीन नहीं होगा आरजू, 8वीं क्लास में मैं भारत में रहा हूँ और यूपी में मैंने पढ़ाई की है।
मुझे कलमा तब से याद है क्योंकि हमारे कोर्स में था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ये हम बाकायदा लिखते थे और मेरा सवाल भी 10वीं में यही आ गया था और मैं इस पे सारा कुछ लिख के आया था। क्या पाकिस्तान में जब स्टडी बच्चों को दी जाती है तो दूसरे रिलीजन को इसी तरीके से पढ़ाया समझाया जाता है जैसे मैंने समझा? नहीं, हरगिज नहीं, दूसरा रिलीजन बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता और ना समझाया जाता है, बल्कि उससे दूर रहने को कहा जाता हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आपने कहा कि जी हमें कलमे ने बचा लिया या कलमा पढ़ने की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में या कहीं हमें कामयाबी हुई, तो फिर अगर यहाँ कामयाबी हो गई है तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं हो रही? और जो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान 27 रमजान को बना था, जो कि नहीं बना था, जो मैंने बाद में स्टडी की है तो मुझे पता लगा 27 रमजान नहीं था उस दिन। तो जी 27 रमजान को बना है तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो टूट तो 71 में ही गया था। तो अब ये कहना कि तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, और ये जो हम जैसे कहते हैं रिलीजन का चूरन जो हम खिलाते हैं लोगों को, वो ही हमारे गले जो है वो पड़ जाएगा। क्योंकि अब लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त क्लैशेस चल रहे हैं, रोज के हिसाब से आपको पता है कि टीटीपी के अटैक हो रहे हैं, वहां भी लोगों की जाने जा रही है और यहाँ भी। तो उनमें से शहीद कौन है? वो है कि ये है, इसलिए कि वो भी अपनी जगह समझते हैं कि वो सही लड़ रहे हैं और ये भी सही समझते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह पे ये दिखाई देगा, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे केपी के हो, ये जो फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा गया है, आपके ख्याल से क्यों रखा गया है? इसलिए कि अफगानिस्तान के साथ लड़ने में तो लोगों में वो जज्बा आता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत आता है वो हिंदुस्तान के नाम पर ही आता है कि वो हम तो अलग हुए थे, हम तो उनके साथ रह नहीं सकते। तो इसलिए फितना और हिंदुस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया ताकि थोड़ा सा लोगों में वो जज्बा लाया जा सके कि देखो जी हम लड़ रहे हैं और भारत वहां पर जो है मदद कर रहा है, इस किस्म की चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि अब लोग उस चीज को भी सीरियस ले रहे हैं या इतना सीरियसली लिया करते हैं, क्योंकि अब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसका बेनिफिट किसको हो रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और अब सारी दुनिया के चैनल्स लोग देख रहे हैं, तो इसी वजह से लोग इंडियन चैनल्स भी देख रहे हैं। अब चाहे यहाँ पर बैन कर दिया जाए, अच्छा हमारी एक आदत है, हमें किसी चीज को मना करें ना तो हम वो जरूर करते हैं। वो तो जो जरूर करते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब कहा कि आपको अगर आपने हमसे कुछ करवाना है तो आप हमें मना करें पहले। तो जैसे फिर धुरंधर का कहा ना कि अब नहीं चलेगी, बैन है, तो हमारे लोगों ने डाउनलोड कर करके इतना रिकॉर्ड बना दिया कि आप अगर देखें तो पता नहीं वो यहाँ कितने भी मिलियन रिकॉर्ड डाउनलोड की गई है। तो हमारे यहाँ ये अभी से नहीं, ये बचपन से हमारे यहाँ वो बॉर्डर फिल्म, जब हम छोटे तो बॉर्डर बॉर्डर फिल्म जो थी ना वो आई, तो जी वो बैन थी। मतलब खैर इतने छोटे भी नहीं थे, स्कूल में तो अच्छे खासे समझदार थे, मगर वो बैन थी तो हमने कहीं ना कहीं से निकाल कर देखी। तो हमें अगर कुछ कह दिया जाए, आपको पता है उसका उल्टा ही करते हैं। तो मुझे मैं आपको बता दूं, ये चीज ऐसा है कि मैं खुद एक जगह जा रहा था, मैं जगह का नाम लूंगा तो जो लोग सुन रहे हैं उस पर अलग अलग बातें हुई। वहां पर लिखा था कि ये वन वे है। आप यकीन नहीं करेंगी, जिस तरफ से जाने का वो वन वे था, जा कम रहे थे आ ज्यादा रहे थे। तो मैं समझ ये गया हमारे यार। यहाँ भी होता है, ये हमारे यहाँ भी होता है। अच्छा, हम आपने कहा कलमे की बात से आपने कहा, और कलमा पढ़ने वाले अफगानिस्तान में है, कलमा पढ़ने वाले बलूचिस्तान में है, कलमा पढ़ने वाले ईरान में भी है, कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान खुद को इस्लाम का ठेकेदार की तरह यहाँ पर प्रपोज करता है। इंटरनेशनल फोरम पर काफी ज्यादा रोता है कि अब सब मुस्लिम जो उम्मा है वो एक हो जाए। इस्लामिक नाटो बनाने की बात कहता है पाकिस्तान। ईरान के मुद्दे पर खामोश हो जाता है। ये कई चीजें हैं। क्या पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने के लिए सीरियस है? देखिए वो तो पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा, वो बाकी कंट्रीज जो हैं वो डिसाइड करेंगी। जैसे आप ओआईसी की कंट्रीज को देख लीजिए कि उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। जो अमीर कंट्रीज हैं या जिनके पास पैसा है, उनका एक अलग तरह का बिहेवियर होता है। जो बाकी छोटी कंट्रीज हैं उनको वो लिफ्ट ही नहीं कराते। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को जहां पर मेरे ख्याल से जहां पर हमें डॉलर दिखाई देते हैं या जहां हमें अपना फायदा दिखाई देता है, हम वही बात करते हैं। अगर अगर हम वाकई में मुस्लिम उम्मा बना रहे होते या मुसलमानों के लिए बड़े परेशान होते, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं कहते कि वो मुस्लिम्स के साथ जो कुछ कर रहा है चाइना में, सबको पता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन वहां पर हम बिल्कुल खामोश रहते हैं। यहाँ तक कि
फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे यहाँ, वो मेरे शो में आए थे, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि वहां के लिए आप लोग बात क्यों नहीं करते। तो उनका कहना था नहीं नहीं जी, वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान ने भी कहा था कि जी हम चाइना से अलग से बात करते हैं। क्यों, किस लिए? इसलिए कि आप जब जाते हैं यूनाइटेड नेशन में जाते हैं या कहीं जाते हैं, वहां जाकर आप कश्मीर कश्मीर और गजा गजा करना तो भूलते नहीं है, लेकिन चाइना का नाम बिल्कुल नहीं लेते। तो जहां पर हर चीज अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बात की जाएगी, जहां पर हम ये देखेंगे हमारा कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहां पर ये हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई सोशल वर्क या कोई कोई किस्म की ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे हम किसी दूसरे का भला करना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीजों में मुस्लिम उम्मा वगैरह का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो हम्म। उससे एग्री नहीं करती। क्योंकि नहीं, सबसे आप पहले एग्री नहीं कर। इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और अगर आप में इतनी इंसानियत है तो जाइए चाइना के लिए एक बार आवाज उठा के दिखा दें, इनमें से कोई, गवर्नमेंट में से कोई उठकर कह दे कि चाइना गलत कर रहा है। शी जिनपिंग ने तो जो है, आपको पता है, वो पहले ही सीपीसी कंप्लीट नहीं हो रहा। आपको हमारा इसमें भी वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हमने सीपीसी के जरिए इतना पैसा ना लगवा लिया होता पाकिस्तान में, तो आज सही उनकी है। इकोनॉमी आपसे आगे बढ़ गई होती है। वो बेचारे पीछे इसीलिए रह गए कि पाकिस्तान ने उन्हें सीपीसी के नाम पे इतना पैसा उनसे उठाया है, इतने डॉलर दिए कि अब शी जिनपिंग की समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारा करे तो क्या करे। तो इसलिए बात आपको, सर। मेरा ख्याल है, पाकिस्तान का एहसान मानिए। नहीं, मैं पाकिस्तान का एहसान मानता हूं, मैं वाकई एहसान मानता हूं, कई चीजों में एहसान मानता हूं। पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो जो वाकई टैलेंटेड है कि जितनी जल्दी जल्दी यहां से निकल के कहीं और सेटअप कर लो वो ज्यादा बेहतर है। मुझे आपके वो आर्मी के चीफ बाजवा साहब दिखाई नहीं पड़ते, उनकी नॉर्वे से तो फोटो जरूर आई थी कि वो नॉर्वे में घूम रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जो शरीफ चौधरी साहब है, अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट कुछ दिया था, मैं कैसे बोलूं आपसे, खैर कि मजा ना कराया तो पैसे वापस। ये जो लैंग्वेज है, ये क्या है? ये लैंग्वेज आपको शायद पता होगा इस बारे में। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर मजा ना आए तो पैसे वापस, तो बिल्कुल बिलीव ना किएगा। क्योंकि हमने यूएई के पैसे देने थे, हमने वापस नहीं किए। हमने जो है सऊदी अरेबिया की पेमेंट वापस करनी थी, $3 बिलियन, हमने वो भी उनसे कह दिया कि भाई हमारे पास नहीं है, अगले साल ट्राई मार लेना। तो वो हमने वापस नहीं किया। तो इसलिए अगर अहमद शरीफ चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मजा ना आए तो पैसे वापस, तो बिल्कुल बिलीव ना किएगा। लेकिन जाहिर है कि वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे यहाँ पर भी बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम्म। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो कुछ अजीब अजीब किस्म की बात कर रहे थे, तो काफी क्रिटिसाइज उनको किया गया। लेकिन पता नहीं उनका एडवाइजर कौन है। मुझे लगता है कि आपके यहाँ से कोई राह वाला, जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, वो उनके ग्रुप में शामिल हो गए और वो भी उनके एडवाइजर बन गए। और इसी वजह से उनको इतनी उल्टी सीधी एडवाइस दी जा रही है कि जो उनको फायदा पहुंचाने के बजाय मजीद डैमेजेस कर रही है। नल्ली निहारी खिला रहे लगता। खैर वो मजाक में मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इकोनॉमी पाकिस्तान की कितना ज्यादा डैमेजिंग हुई, स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, बलूचिस्तान पीओके में प्रोटेस्ट हुआ। जाहिर सी बात है, ये मैं और आप खुल के बात करते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान फितना और हिंदुस्तान या भारत के ऊपर इल्जाम लगाता ही रहता है, और मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सीधे सीधे। क्या पता कोवर्ट ऑपरेशन हर कंट्री करता रहता है, वहां किसी तरीके के हो रहे हो। मैं इस पर ठप्पा भी नहीं लगाता और इस पर कुछ कहता भी नहीं। लेकिन ये इल्जाम पाकिस्तान जो लगाता रहता है, पाकिस्तान की मिलिट्री क्या वाकई अब अपनी पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो उसे बात बात पर जंग का एक डर दिखाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बजट की बात की, तो डेफिनेटली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई डेवलपमेंट का बजट है पाकिस्तान में, जिस सूबे के पास भी, किसी भी प्रोविंस के पास, उसको जी डिफेंस में दे देना चाहिए। कई पॉलिटिशियंस ने इस किस्म की बात की और जाहिर है कि उन्होंने कहाँ से डिक्टेशन लेके बात की, आप भी जानते हैं। बाकी तो जाहिर है कि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि हमें जी भारत जो है अटैक कर देगा, भारत की तरफ से हमें टेंशन है। मगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी इस बात में मजीद वजन आ गया है, तो अब ये लोगों को यही बता रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि अब काफी टाइम हो गया है और लोगों ने अब वही सवाल दोबारा करने शुरू कर दिए जो वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले इनसे कर रहे थे कि जी आपने हम्म। जो है गवर्नमेंट्स ला ला क्यों रहे हैं, ले जा क्यों रहे हैं, इतना ज्यादा रोल क्यों है हर जगह पर मिलिट्री का।
कि आप अगर मतलब फॉरेन पॉलिसी भी आप देखेंगे, इकोनॉमी भी आप देखेंगे, या आपकी मर्जी से होगी, तो अब लोग दोबारा से बात करने लगे हैं। और अगर इन केस आप लोगों ने कोई तरह का अटैक दोबारा करने का सोचा या किया, तो डेफिनेटली आप एक बार फिर इनको वही फायदा दे देंगे जो फायदा ये पहले ऑपरेशन सिंदूर 1 में उठा चुके हैं। यानी उसके बाद तो और तो न्यूट्रली कुछ नहीं आपका। रह जाएगा। फिर सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन उसके बाद कोई और हमारे पास पोस्ट तो कोई और नहीं है जो हम उनको दे सकें मजीद। बस फिर यही होगा कि एक पंखा लेके कोई खड़ा हो जाएगा और अजीम शान शहनशाह बोल के पंखा हिला सकते हैं, सिर्फ इतना रह जाएगा, और कुछ नहीं हो पाएगा। आरज़ू, आप इतना हँसा सकती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से जब फील्ड मार्शल बनते हैं तो हाथ में एक छड़ी आ जाती है। आप किसी की सैल्यूट का जवाब सैल्यूट करके नहीं देते हैं ये। लेकिन अब सीडीएफ हो गए तो छड़ी की जगह भाला है या कोई और चीज है, क्या है, या त्रिशूल? नहीं नहीं, अभी भी शायद वही छड़ी या कुछ होगा, लेकिन लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने दोबारा से, अगर मैं कह रही हूँ, अगर अटैक किया, तो अब हमारे पास कोई पोस्ट रह नहीं गई है, फिर हम क्या करेंगे? तौबा तौबा तौबा। और पोस्ट मैं जानता हूँ वो पोस्ट देने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने टैलेंट कई फील्ड में देखा है। पाकिस्तान का टैलेंट खुलेआम बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंजॉय करता है, इस्तेमाल करता है। जो टैलेंट बाहर नहीं जा पाता उसका इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा करते हैं। और फिर वो गाहे बगाए वो या तो मारे जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान के टैलेंट को लेकर पाकिस्तान में कुछ किया जा रहा है? देखिए, ऑपरेशंस तो चल रहे हैं। ऑपरेशंस इस वक्त केपीके में भी चल रहे हैं, और भी कई जगह पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है, कहने की हद तक तो यही कहा जा रहा है, और रोज ही तकरीबन रिपोर्ट्स भी आती हैं कि आज इतने इतने जो टेररिस्ट हैं वो मार दिए, आज इतनों को रोक दिया, आज इतने पकड़ लिए, ये सब चल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान सीरियसली इसके ऊपर काम करे, और पाकिस्तान में ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं जिससे हमारे पड़ोसी भी तंग होते रहते हैं, अगर इनको रोक लिया जाए, तो पाकिस्तान प्रोग्रेस भी कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में लोग हैं, और ऐसे लोग हैं मौजूद जो पाकिस्तान को एक बेहतर कंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वही सिफारिश चलती रहेगी, अपनी मर्जी के लोग आते रहेंगे, और गलत एडवाइसेस और सिर्फ वावा के ऊपर अगर जो है वो लोगों को सीट्स दी जाएंगी, तो डेफिनेटली फिर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आई विश के इनको थोड़ी अक्ल आए, और ये अपने से आगे बढ़कर सोचें, कंट्री के बारे में सोचें, और कुछ ऐसा दे जाएं कंट्री को जिससे कि ये लगे कि अब पाकिस्तान को उस तरह से लोग नहीं घबरा रहे। जैसे आपको पता है कितनी जगह से जो है वो भिखारी जो है वो निकाले गए, तो कभी किसी वजह से, और वीजा पॉलिसीज जो सख्त की गई है, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जो पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज बनाते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो आम आदमी भी भुगतता है। आरजू, बांग्लादेश की आग क्या पाकिस्तान में पहुंची है, जो बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त? डेफिनेटली बात तो होती है, बात तो की जाती है बांग्लादेश की, और सबका यही ख्याल है कि शेख हसीना के बारे में जो बात की गई कि जी उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम था, अब तो वो जा चुकी हैं, और अब इलेक्शंस जब होंगे तो उसके बाद कुछ शायद बेहतरी आएगी, इस तरह की बात भी की जा रही है। और भारत इन्वॉल्व है, और वही चीज जो आप हमें इन्वॉल्व बताते हैं हम आपको इन्वॉल्व बताते हैं, तो वही सारा कुछ चल रहा है, कुछ नया नहीं है। मैंने सिंध से खबर सुनी थी कि वहां पर एक हिंदू फार्मर की मर्डर कर दिया गया, ऐसा कुछ था क्या? ये न्यूज मैंने नहीं देखी, अनफॉर्चुनेटली नहीं मैंने आपने? मैं ये खबर में चलिए ठीक है, एक सवाल आपसे और मैं कर लेता हूँ, और जो भी देख रहा होगा वो खुश जरूर हो रहा होगा, क्योंकि इतना हंसते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा, और मुझे भी। आपके डिफेंस पर्सन, स्पोक्स पर्सन ने तब कहा था जवाब देंगे। वक्त काफी बीत गया है। जवाब का इंतजार करें या फोन मिलाना होगा डीजीएमओ को कि जवाब कब आता है? किस चीज का? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं उसी पर बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, अभी हम बिल्कुल किसी तरह के, मुझे लगता है, जवाब के मूड में नहीं है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान साइड से काफी ज्यादा टफ सिचुएशन है। पाकिस्तान उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत के साथ भी हम टर्म्स ठीक करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ ट्रेड वगैरह हो, और कुछ यहाँ पर, क्योंकि उधर से उन्होंने ट्रेड बंद कर दी है, और इधर से हमने खुद ट्रेड बंद कर दी थी, तो अब इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल है कि अमन की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी, और की जानी भी चाहिए। बाकी जो जबानी कलामी है वो चलता है, वो चलता रहता है, वो आपको अच्छा पता है, वो अच्छा। कभी रुकने वाला नहीं है।
अच्छा आरजू, आपके बारे में अब मैं कुछ एक पर्सनल सवाल पूछूंगा, इतने भी पर्सनल नहीं जिस पर आप कहें कि उफ ये क्या बातें होने लगी, लेकिन बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या आरजू काज़मी जी की शादी हो चुकी है या वो करना चाहती हैं बहुत जल्द? नहीं नहीं, हो चुकी है। मैं तो डेली लाइव शो भी करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ अपने चैनल पे, आप लोगों ने यकीनन जी। देखा होगा। और आरजू काज़मी जी को खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी किसको नहीं पसंद। वाकई आप सही कह रही हैं, आपने एकदम सही नाम लिया, लेकिन चिकन बहुत महंगा है मैंने सुना, चल जाता है। चल जाता है क्योंकि मेरी बिरयानी में चिकन कम होता है, मुझे वो मसाले वाले राइस पसंद है, तो इस वजह से हाँ। राइस जो है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं मसाले वाले, दैट्स वाई। और वेज में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे तो खैर भिंडी भी पसंद है, और इसके साथ साथ कई सीजन में डिफरेंट आती रहती हैं जो सब्जियां, वो भी हम लोग खाते हैं। और दाल में अगर आप पूछे तो काली दाल मुझे बहुत पसंद है। तो वो मतलब मैं वो मसूर मसूर की काली दाल। मसूर की दाल, हाँ, हाँ वो मैंने हाँ कल भी बहुत। बनाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है। चलिए, आप खुद खाना बनाती है या घर में मेड है? नहीं, मेड तो है लेकिन खाना मैं खुद बनाती हूँ। हमारे घर में खाना पाकि- हमेशा खुद ही बनाते हैं, मेड बाकी काम करती है, लेकिन ये कि खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या खाया जाता है? जैसे हमारा भारत में जो है वही तवे और चकले बेलन के साथ रोटी बनती है, सब्जी हाँ। बनती है, मसाले वैसे ही रहते हैं। ठीक यही है घर का हाल, या फिर आप नान पसंद करती हैं और कुछ पसंद करने नहीं, लगी? नहीं, हर घर में तकरीबन यही खाना बनता है जो भारत में बनता है। बाकी नान वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर यही खाते हैं, क्योंकि ये हमारे कहने की बात है कि जी वो हमारे खाने भी अलग थे और हमारी ड्रेसिंग भी अलग थी और हम एक जैसे नहीं थे। ये बातें उस वक़्त की गई थी जब 1947 के टाइम पर। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि खाने भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस वक़्त भी अगर बिरयानी मसाला मैं आपको इनफैक्ट अगर किचन से हाँ, लाके भी दिखाऊँ, तो वो हाँ। मुंबई बिरयानी लिखा होगा या दिल्ली बिरयानी लिखा होगा। तो हालत तो ये है कि वो डब्बे के ऊपर भी दिल्ली और मुंबई बिरयानी लिखा हुआ है। तो आप क्या अरे सोचेंगे कि क्या अरे फ़र्क होगा? चलिए, पाकिस्तान के लोगों को मैं भी बता देता हूँ, दिल्ली में एक जगह है लाहौरी गेट। हुँ। अब वाकई दिल्ली में लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट थाना है, पुलिस थाना। वहां पर आप जाएं, आपको पाकिस्तान के कितने नाम मिल जाएंगे जिससे दुकानें चल रही है, और क्या लजीज खाना होता है वहां पर शाम को, कि आप हर एक चीज खा लेती हैं। और मैंने अक्सर आपको देखा है सलवार सूट, ये सूट जो आपने पहना हुआ है, क्या यही आपको पसंद है या फिर आप वेस्टर्न मॉडर्न आउटफिट ये भी पसंद करती है और पहनती? नहीं, मैं पहनती हूँ, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस भी बहुत पसंद है, लेकिन वो ज़्यादातर जब मैं दुबई वगैरह या कहीं और जाती हूँ पाकिस्तान से बाहर, या कोई हम्म। एम्बेसी का इवेंट होता है, हम्म। तब ज़रूर वो पहनती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर से एक नुकसान हमें ये भी हुआ कि इंडियन एम्बेसी जो इवेंट्स किया करती थी दिवाली का, होली का, और हाँ, उसमें हमें बड़े हाँ। गिफ्ट्स और मिठाइयाँ आती थी, तो वो आनी बंद हो गई हैं। तो मोदी जी से मैं बहुत नाराज़ हूँ, इस बात में। मैं मोदी जी को आपका एक पीस भेजूंगा और कहूंगा कि आरजू काजमी को भारत की बेहतरीन मिठाई काजू जरूर भेजी कतली जाए, वो आया आपके करती थी, काजू काजू कतली। कतली। हाँ, वो वाकई हर साल वाकई। आती थी, इस साल हमें नहीं आई, और हम इंतजार ही करते रह गए। हमने कहा भाई अब तो काफी दिन हो गए ऑपरेशन सिंदूर को, अब तो सब कुछ आ जाना चाहिए। मुझे तो साड़ी और वो जैसे ना ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, पता नहीं क्या कुछ आया करता था। तो इस बार मोदी जी जो है ना, उनकी वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। और मैं आपको यकीन। हाँ। दूसरा ये कि आपका अब हमारे साइड से आप लोगों का सोशल मीडिया बैन नहीं किया गया, सिर्फ चैनल्स बंद हाँ। किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ। आप लोगों ने हमारा ट्विटर भी बैन कर दिया। तो वो भी ओ, एक बड़ा अफसोस की बात है कि अब तो खुल जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, ट्विटर तो कम से कम खोल दें। चलिए, सब कुछ मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी सब कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि आवाजें दोनों तरफ से उठे, और आवाजें इस तरह से उठे कि वो घुले मिले, वो टकराए नहीं एक दूसरे से। आप यकीन रखिए, चमचम और जलेबी मैं जानता हूं एक जगह बहुत अच्छी बनती है, मैं आपको पैक करके भिजवाऊंगा, और साथ में आपकी फेवरेट एक सूट भी आप तक पहुंचेगा। ये मेरी तरफ से हमारी आरजू काजमी जी के लिए गिफ्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो गिफ्ट देंगे
उसकी तो लिमिट ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का भी गिफ्ट आप तक पहुंचेगा जरूर। आरजू, आपने समय निकाला, मेरे साथ जुड़ी। आप जब चाहेंगी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। कुछ ही देर में संक्रांत आने वाली है। संक्रांत में गुजरात में पतंगे उड़ाई जाती हैं और जबरदस्त यहाँ पर एक शोर रहता है, उत्साह रहता है। गुजरात की चनिया चोली मेरे ख्याल से मोदी जी आपको जरूर भिजवा देंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ी आरजू, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया। अपने घर में सभी को मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। अपने बड़ों को, अपने परिवार वालों को, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, सबका भला हो। थैंक यू थैंक आरजू। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।